तो फिर दिखाते हैं कि जो द ग्रैंड ड्यूक होता है वो बोलता है डैम इट कि मतलब क्या ही है। मुझे तो मैंने सोचा था कि वो ड्यूक वहाँ से भाग जाएगा और है ना वो आएगा नहीं, लेकिन वो लेपोनियंस ब्लड लाइन और वो बूढ़ा इंसान और इवन तो क्लोन प्रिंसेस भी उनकी साइड ही थी। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद वो क्रॉस ड्रेसिंग गर्ल जो कि ड्यूक के मेंशन से आई वो भी लेपोनियन ब्लड लाइन में ही है, वो ज्यादा ट्रबलसम है जैसे कि मैंने सोचा था उससे ज्यादा, है ना। फिर वो 17% बोलता है कि मैंने सुना है जो लेपोनियन इंपीरियल फैमिली है वो ऑलरेडी ही कंट्रोल में है कॉन्क्यूबाइन फैक्शन के, है ना। तो ग्रैंड बोलते तो उन सब चीजें से मेरा क्या लेना देना है। तो वो पर्सन बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो एम्प्रेंस फैक्शन है ना, लेकिन वो कॉन्क्यू एक रॉयल वुमेन को प्रोटेक्टिंग करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर ग्रैंड बोलता है तो ये तो कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, अब जब तुम कह ही रहे हो तो हमें लेपोनियंस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और वो लड़की जो कि ड्रेस कर रखी है मैन की तरह वो एक्चुअली एक वुमेन है। तो वो पर्सन बोलते हैं कि हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक रॉयल वुमेन अपीयरिंग हो रही है इन सब के सामने। तो ग्रैंडी बोलता है अच्छी ऐसी बात है तो फिर हमें जल्दी से डील करनी चाहिए उन लेपोनियंस लोगों के साथ। और हाँ, उस लड़की को हमें किडनैप कर लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही रॉयल्टी है उनके सामने। और वैसे भी सुनने में ऐसा आया है कि जो ड्यूक की रेजिडेंट में जो सिक्योरिटी है वो बहुत टाइट है, तो इतना आसान नहीं होगा कि हम उनके साथ उनके पास जा सके। लेकिन जो र्यूमर्स है वो ऐसे है कि ड्यूक एक सौ डोमिनेट है ना। तो ग्रैंड ड्यूक बोलता है कि वाक्य में मतलब ये बहुत ही पागल हो चुका है इसके बारे में, और ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि वो ड्यूक उसने अपनी साफ साफ एक वीकनेस शो कर दी जिसे मैंने देखने के लिए बरसों लगा दी है। तो वो पर्सन बोलता है कि ड्यूक ड्यूक का क्या हुआ सर, फिर ड्यूक के साथ क्या करेंगे। तो ग्रैंड ड्यूक बोलता है कि उसका माइंड तो मैं कहीं और डाइवर्ट कर ही दूंगा ड्यूक का, तुम तो बस जाओ और ये श्योर करना कि तुम एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आओ डेलीगेशन के लिए। तो वो हाँ बोल के निकल जाता है और ग्रैंड ड्यूक सोचता है कि हाँ अब मेरे पास परफेक्ट बेट है कि मैं इस ड्यूक को बाहर निकाल सकता हूँ। और हमें बेल्टेंजर डचीज में दिखाते हैं उसका क्या ही मतलब हुआ जो लेडी है उस हाउस की, है ना। मतलब अब तुम दोनों चुप कैसे हो गए, इतने साइलेंट क्यों हो गए हैं। और फिर बोलते हैं रोजिला अब तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम, और तभी ड्यूक रोजिला का हाथ पकड़ लेता है और ये देख के तो क्लॉसेट शांत रह जाती। फिर रोजिला बोलती है कि क्लॉसेट जो तुम सोच रहे हो वो एक्चुअली कि मैं और हिज ग्रैंड्स हम डेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स है। तो फिर क्लॉसेट बोलती है हाथ हिलाते हुए कि एक मिनट रुक जाओ। नहीं, ये एकदम सही चीज़ नहीं है और डेफिनेटली ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है ये कोई सेंस ही नहीं बनता इन सब चीज़ों का। और हाँ, मैं तो बहुत स्पीचलेस हूँ। तो फिर रोज़ेला सोचती है कि जैसे मैंने सोचा था क्लोसेट इस चीज़ को बहुत ही एक्सेप्ट नहीं करेगी अपनी ब्रदर्स का पार्टनर बनने के लिए। तो क्लोसेट बोलती है रोज़ेला क्या तुम बहुत ही बुखार फील कर रही हो, है ना। तो रोज़ेला भी लाइक शॉक हो जाती है, हैं? नहीं मैं तो फिर क्लोसेट बोलती है कि तुमने आखिरकार क्या देखा दुनिया में ऐसा कि तुमने इस इंसान को चूज़ करा और तुम ऐसे क्यों, मतलब क्यों क्यों क्यों? क्या तुम इतनी डेस्परेट थी कि तुम्हें बस आस-पास जो भी इंसान मिला इतने लोगों में से तुम्हें यही पसंद आया? ओह! सीरियसली, है ना? तो रोज़िला बोलती कि तो फिर क्लोसेट बोलती है रोज़िला का गाल पकड़ के कि रोज़िला अपने आप को इकट्ठा करो, एक साथ लाओ अपने आप। तुम्हें पता है कितना ही डेंजरस होगा, इन दिनों दुनिया बहुत डेंजरस है ना? और ये बात तो क्या तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या है इन सब चीज़ों में? ये इंसान जो तुम्हारे जस्ट साइड में खड़ा हुआ है ना? और ड्यूक बोलता है कि अपना मुँह संभाल के बोलो तभी। फिर क्लोसेट बोलती है चुप हो जाओ, समझा ना? नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूँगी, है ना? सिर्फ चुप, ठीक है? वो उसको बोल के चुप हो जाती है और रोज़ेला तो कुछ ही नहीं बोल रही होती है। तो फिर क्लोसेट बोलती है मुझे तो पता ही था कि तुम इसे बहुत लंबे समय से पसंद करती हुई आई हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये भी एक्सेप्ट कर लेगा और ये चीज़ हो जाएगी। तो फिर रोज़ेला बोलती है वाक़ई में तुम्हें पता था और कैसे? तो फिर क्लोसेट बोलती है कि मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? तुमने इस चीज़ को बहुत ही ऑब्वियस कर रखा था। एनीवे मैं तुम्हें इसको नहीं दूँगी और हाँ, तुम भी इसको नहीं लोगे, ठीक है? तो फिर ड्यूक बोलता है कि मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्लोसेट उसके मारती हुई बोलती मैंने कहा ना तुम चुप रहो, समझे ना, है ना? फिर वो बोलता है कि लड़े जा रहे थे वो दोनों, तभी क्लोसेट बोलती है गुस्से में कि तुम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करना, 10 गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करना जिस तरीके से तुम इसे अभी करते हो, मैं देख रही हूँ, है ना? ये बात सुन के तो रोज़ेला बहुत खुश हो जाती है, वो हँसने लग जाती है। वो बोलती है कि ठीक है, अब लड़ना भी बंद करो, है ना? तो फिर क्लोसेट बोलती है कि तुम्हें अभी कॉलेज को बोलना पड़ेगा कि वो तुम्हें बैडली तरीके से ट्रीट ना करे, है ना? और वो बोलते हैं कि तुम्हें समझ में आया तो तुम मुझे जवाब तो दे ही सकते हो ना, हाँ या ना? तो फिर रोज़ेला बोलती है कि हाँ, मैं बोल दूँगी। अब जब रात का समय दिखाते हैं जहाँ पे रोज़ेला चेयर पे बैठी हुई होती है, वो बोलती है वो मुझे तो लगा था कि क्लोसेट नहीं मानेगी, लेकिन उसने सारी चीज़ें समझ ली, मैं बहुत ही खुश हूँ। तो फिर ड्यूक उसके पास आके बोलता है कि मुझे मतलब नहीं है कि चाहे वो क्लोसेट हो या कोई और, मेरी मैरिज मेरा बिज़नेस है ना? तो तभी रोज़ेला बोलती है कि यही तो मैं बता रही हूँ, मुझे तो लगा कि हम बस सिर्फ डेटिंग ही करेंगे और कुछ ही नहीं, बट तुमने अचानक से शादी की बात क्यों कर ली? तो वो ड्यूक बोलता है कि क्यों? तुम्हें क्या ये आइडिया बुरा लगा? तो रोज़ेला बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मेरे को पहले पसंद था लेकिन अब ठीक है। तो फिर ड्यूक बोलता है कि एक बार मैं किसी चीज़ को ले लेता हूँ या मेरा हाथ किसी और चीज़ पे ढाल देता हूँ ना, तो वो चीज़ मुझे चाहिए, वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही
मतलब की होती है, ठीक है। तो फिर वो बोलती है ठीक है ना? और फिर ड्यूक बोलता है उसके पास नीचे पैरों के पास बैठ के कि एक बार ये जो इश्यू है आर्किड्यूक के साथ वो सॉल्व हो जाए, मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से प्रपोज़ करूँगा। मुझे नहीं पता कि दूसरे क्या कहेंगे, बट तुम ही वो पर्सन हो ड्रूज़िलट जो मुझे चाहिए आखिरकार, क्योंकि मैं सिर्फ़ तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। और वहीं इनका रोमांटिक तो कुछ ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा होता है। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? तो फिर रोज़िला बोलती है कि हाँ, मैं देखूँगी कि तुम किस तरीके से बिहेव करते हो। तो फिर ड्यूक बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और फिर उनकी फिर से मोहब्बत शुरू हो जाती है। और फिर अगले दिन दिखाते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन आके बोलता है, मिस्टर एंटिनो आपको एक विज़िटर देखने आया है। तो ये होता है उसका भाई मार्कस। वो बोलता है कि वो बहुत लंबे समय हो गया, आखिरकार तुम्हें क्या लाया है यहाँ पे? कि बैठो-बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय-वाय लेके आती हूँ। तो बोलती है कि हाँ, धन्यवाद बहुत-बहुत। तो फिर रोज़ेला बोलती है कि ओह! तो अगर तुम यहाँ पे मेरे सेंट के बारे में रिगार्डिंग में आए हो, तो मुझे थोड़ा और टाइम देना मैं इसे कंट्रोल करने में। तो फिर मार्कस बोलता है कि मैं तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं तभी प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ और मैं जल्दी से मास्टर बन जाऊँगा, जितना जल्दी हो सके, लेकिन आज क्यों नहीं फिर? और वैसे भी मैं तो वापस रेफोनियंस जा ही रहा हूँ, है ना? तो फिर रोज़ेला बोलती है कि ये अभी? मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हारा बिज़नेस यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है। तो फिर रोज़ेला सोचती है कि मैं इस चीज़ को सुन के थोड़ी दुखी हूँ। मतलब ऐसा है कि हाँ, ये भी बहुत ही हार्ड होगा कि मैं इसको नहीं देख पाऊँगी वापस अगर ये रेपोनियंस चल जाएगा तो। फिर मार्कस बोलता है कि हाँ, तो मिस्टर एंटिनो क्या आपको पसंद आएगा कि आप भी मेरे साथ रेपोनियंस चलो तो? तो फिर रोज़ेला बोलती है कि क्या? तो तुम कहाँ से आए हो आखिरकार और तुम क्या कहना चाहते हो? तो फिर मार्कस बोलता है कि तुम क्यूरियस नहीं हो क्या अपनी असली फैमिली के बारे में जानने के लिए? या तुमने कभी कभी सोचा ही नहीं कि कहीं तुम्हारी भी एक फैमिली होगी जो तुम्हारे को ढूँढ रही होगी अपने होमलैंड पे? तो फिर रोज़ेला सोचती है कि मेरी रियल फैमिली? और वैसे सोचा तो है, तो मैंने कभी उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो फिर वो मार्कस को रोज़ेला बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कि अगर मैं झूठ बोलूँगी अगर ऐसा कहा कि मैं क्यूरियस नहीं हूँ जानने के लिए। लेकिन आखिर क्या ही चेंज हो जाएगा अगर हम उनसे अब मिल जाएँगे तो। मेरे पास उनकी कोई मेमोरीज़ नहीं है, हमने बहुत ही अलग-अलग वर्ल्ड में जीवन व्यतीत किया है और मुझे नहीं लगता है कि शायद उनका ये डिज़ायर होगा मुझे ढूँढने का। इसलिए मेरी लाइफ़ यहीं पर ही सही है और मुझे माफ़ करना कि तुम मेरे बारे में सोच रहे थे। तो फिर वो मार्कस बोलता है कि क्या हुआ अगर वो तुम्हें बहुत ही डेस्परेटली तरीके से मिसिंग कर रहे होगे तो? तो फिर रोज़ेला बोलती है कि क्या लेपोनियंस में कोई है जो मुझे मिस कर रहा होगा? तो फिर मार्कस थोड़ा शांत हो जाता है और सोचता है मुझे माफ़ करना सेल्सिया, लेकिन मेरी जो सेल्फिशनेस है वो वाक़ई में तुम्हारे लिए बहुत बर्डन बनने वाली है। तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेफ़र हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या है, तुम मेरा खुद का खून हो। तो फिर वो बात कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है, फिर वो अचानक से बोलता है कि एंटिनो नहीं, रोज़ेला। तो फिर वो मार्कस सोचता है कि क्या मैं नहीं चाहता हूँ कभी कि मैं तुमसे दोबारा सेपरेट हूँ, है ना? तो अगर मैं तुम्हें सच बता भी दूँगा, तो क्या तुम तैयार होगी मेरे साथ चलने के लिए कि मैं ही तुम्हारा बचा हुआ भाई हूँ, है ना? और अब हम 2 ही बचे हैं हमारी फैमिली में। तो फिर मार्कस बोलता है एक्चुअली रोज़ेला बात ये है, तभी रोज़ेला बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं सुनना है ना? मेरी यहाँ पे भी एक फैमिली है, तो मुझे यहाँ पे वो लोग हैं जो मेरे लिए बहुत डेस्परेटली से मेरी केयर करते हैं। हालाँकि हमारा खून एक नहीं है, लेकिन वो जेनुइनली मेरे पीछे ध्यान रखते हैं और मैं इनको कभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। वो मुझे याद करेगा अगर मैं इनको छोड़ के जाती हूँ तो, है ना? और मैं समझ सकती हूँ कि वो हमने एक खून शेयर नहीं करा, लेकिन वो वाक़ई में मेरी असली फैमिली है, तो मैं नहीं चाहती कि हम यहाँ पे छोड़ें और मैं तो अपनी रिलेटिव से जाके मिलूँ। तो मार्कस बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें समझ गया, मैंने सुना।